हेलो गाइस, वेलकम टू द मेड पार्टनर। आज हम बात करने वाले हैं एचएमपी पाथवे के बारे में। एचएमपी पाथवे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपका थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो। हर बार आपसे पूछा जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो लॉन्ग आंसर आए, चाहे शॉर्ट आंसर आए, या फिर इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एंड बिलीव मी, जितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है उतना ही ईजी भी है। सो ये वीडियो आपके लिए स्कोरिंग होने वाली है। आप स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को देखते रहें। एंड यदि आपने अभी तक मेड पार्टनर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाउ लेट्स बिगिन विद द एचएमपी पाथवे। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, क्या आपने प्रीमाक्विन ड्रग का नाम सुना है? वेल, प्रीमाक्विन का नहीं सुना होगा, क्लोरोक्विन, ये सारी एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं। तो क्या आपको पता है कि प्रीमाक्विन ड्रग कौन से पेशेंट्स को नहीं दी जानी चाहिए? वेल, नहीं पता तो नो नीड टू वरी, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एचएमपी पाथवे। एचएमपी पाथवे में सबसे पहले लॉन्ग आंसर देखते हैं हम, जो पूछा जाता है कि राइट एचएमपी पाथवे। पार्ट्स में पूछा जाता है राइट एचएमपी पाथवे, व्हाट व्हाई इट इज कॉल्ड शंट पाथवे एंड व्हाट इज इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो एक एक करके हम सारे पार्ट्स देखते हैं। पहला पार्ट देखते हैं सबसे पहले कि एचएमपी पाथवे है क्या। कंप्लीट पाथवे। वैसे मैं बायोकेमिस्ट्री में मना करता हूँ पूरे पाथवे क्रैम करने के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी स्टिक टू द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, वही आपके काम में आने वाला है और मोस्टली वही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन कुछ पाथवेज हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको क्रैम करना जरूरी है। उनमें से एक पाथवे एचएमपी पाथवे। तो सबसे पहले उसका ओवरव्यू देखते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा यदि आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप उस तरीके से याद करेंगे तो। एचएमपी पाथवे जो है उसके दो फेजेस होते हैं। पहला जो है वो होता है एक ऑक्सीडेटिव फेज एंड दूसरा होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज, जैसा कि पता चल रहा है, ऑक्सीडेटिव फेज मतलब समथिंग ऑक्सीडेशन इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे जो एंजाइम्स काम में आएंगे वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन मतलब क्या? हाइड्रोजन का रिमूवल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और हाइड्रोजन का जब रिमूवल आता है तो जो एंजाइम काम में आता है वो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है। सही है, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है। सो अब इसमें होगा क्या? यहाँ पे दो स्टेप्स होंगे और दोनों में डीहाइड्रोजनेशन होगा। देखते हैं। तो बेसिकली आपने इसका स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। आपने देखा होगा कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो है उसके ऊपर यदि हेक्सोकाइनेज काम करता था तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता था। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता था और वहाँ से वो ग्लाइकोलिसिस में चला जाता था। लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो आपका आता है किसके अंदर? एचएमपी पाथवे के अंदर। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता है, डीहाइड्रोजनेशन होता है। तो इसलिए इसका एंजाइम जो काम में आएगा वो क्या होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का डिहाइड्रोजनेशन करे वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज हो गया। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आ जाएगा। एंड ध्यान रखना, इस एंजाइम को आप एकदम क्रैम कर लो, रट लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देन दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का डिहाइड्रोजनेशन हो गया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट में देखो, इसका जो ये लास्ट में 6 फॉस्फेट है इसको उठाकर आगे ले आओ तो ये बन जाएगा 6 फॉस्फो। लास्ट में ग्लूकोज से बन गया ग्लूकोनेट, 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट। नाउ अगेन इसका एक बार ऑक्सीडेशन कर दो, यानी डिहाइड्रोजनेशन कर दो, तो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम में आएगा। एंड इस बार हम डिहाइड्रोजनेशन 6 फॉस्फेट ग्लूकोनेट का कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एंजाइम 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज हो जाएगा। नाउ डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है दोनों स्टेप में, तो मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो हाइड्रोजन कौन लेके जाएगा? तो यहाँ हाइड्रोजन NADP प्लस लेके जाता है और NADP प्लस से बनता है NADPH। बिलीव मी, ध्यान से देखना, NADH नहीं बन रहा है, NADPH बन रहा है, ठीक है। तो दोनों स्टेप में NADPH प्रोड्यूस हो रहा है, लास्ट स्टेप में एक CO2 और बन रही है। एंड फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका, वो प्रोडक्ट बन रहा है राइबुलोज 5 फॉस्फेट। दिस इज ऑक्सीडेटिव फेज। नाउ राइबुलोज जो 5 फॉस्फेट है उसके ऊपर एपिमराइजेशन और आइसोमराइजेशन की प्रोसेस चलती है, यानी कि कुछ जो कंपाउंड्स हैं इसके उनको एपिमराइजेशन करवाया जाता है, उसके एपिमराइजेशन से सेलुलोज बनता है, और कुछ के आइसोमराइजेशन करवाया जाता है और आइसोमराइजेशन से राइबोज 5 फॉस्फेट बनता है। नाउ एपिमराइजेशन और आइसोमराइजेशन आपने पढ़ा होगा 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो एपिमराइजेशन से जाइलुलोज 5 फॉस्फेट बनता है और आइसोमराइजेशन से राइबोज 5 फॉस्फेट। अब ये जो दो कंपाउंड्स हुए इनके अंदर कार्बन का ट्रांसफर चलता है। किस पैटर्न में चलता है बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले हर चीज कहाँ से स्टार्ट होती है? राइट से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले आपको राइट से ट्रांसफर करवाना है कार्बन का। कितने कार्बन का ट्रांसफर करवाना है? 2 कार्बन का। 2 कार्बन का राइट से ट्रांसफर करवाना है। तो राइबोज 5 फॉस्फेट से 2 कार्बन ट्रांसफर कर दिए, तो यहाँ इसके पास अब 3 कार्बन रह गए। एंड 3 कार्बन का मोस्टली हम कौन सा कंपाउंड पढ़ते हैं? 3PGA पढ़ते हैं, तो इसलिए इसका ये बन गया 3PGA, ठीक है। उधर 2 कार्बन ट्रांसफर हो गए, तो 2 कार्बन उधर ट्रांसफर, अब 7 कार्बन का हो गया। 7 से सैडो वर्ड यूज किया जाता है, तो सैडो हेप्टुलोज बन गया, शुगर है हेप्टुलोज, ठीक है।
एंड 7 फॉस्फेट, यानी कि 7 कार्बन का है, उस जितने कार्बन का उतने ही कार्बन पे फॉस्फेट भी लगा है, तो ये हो गया स्यूडोहेप्टिलोज 7 फॉस्फेट। ठीक है, 2 कंपाउंड्स बन गए। देन अब इनके अंदर फिर एक बार कार्बन का एक्सचेंज होगा एंड इस बार लेफ्ट से राइट होगा, अपोजिट होगा। पहली बार राइट से लेफ्ट हुआ था, अब लेफ्ट से राइट होगा एंड इस बार 3 कार्बन का, एक कार्बन बढ़ गया है ट्रांसफर में, तो 7 से उधर चले गए तो इसके पास बच गया अब 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है एरिथ्रोज, तो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, और उधर जो चले गए 6 कार्बन, तो 6 कार्बन का मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कंपाउंड बन गया। अब अगेन एक बार ट्रांसफर होगा, इस बार वापस किधर हो गया, राइट से लेफ्ट, तो इस एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट से और ये जो जाइलुलोज है इनके अंदर वापस, राइबुलोज जो है इनके अंदर वापस एक बार ट्रांसफर होगा, और इस बार जाइलुलोज जो है इनके अंदर वापस ट्रांसफर होगा, और इस बार क्या होगा कि एक कार्बन का ट्रांसफर होगा, एक कार्बन का, तो इसके पास रह गए 4 से 3, दैट इज अगेन 3 PGA 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और इसके पास 3 लेकर वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, एक कार्बन लेकर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। सो फाइनली दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस, जिसमें हमें क्या क्या मिला है, जिसके अंदर हमें मिला है NADPH मिला है, NADPH मिला है, हमारे को मिला है यहाँ पे NADPH, CO2 मिली है, एंड राइबुलोज 5 फॉस्फेट, राइबोज 5 फॉस्फेट जैसे पेंटोज शुगर्स मिले हैं। सो दिस कंप्लीट पाथवे इज गिविंग अस NADPH एंड पेंटोज शुगर। सो पहला जो आपका पार्ट था कि राइट HMP पाथवे, HMP पाथवे क्या है, ये वाला क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की कि बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद सेकंड पार्ट, सबसे पहले हम थर्ड पार्ट देखते हैं कि वाई व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, व्हाट इज इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई ATP प्रोड्यूस हुई है, आपने देखा ना तो कोई यहाँ पे ATP प्रोड्यूस हुई है, कोई ATP प्रोड्यूस नहीं हुई, ना यहाँ पे कोई NADH प्रोड्यूस हुआ है, तो एनर्जी तो हमें मिल ही नहीं रही। हम तो कोई भी प्रोसेस क्यों करवाते हैं हमारे बॉडी में, मेटाबॉलिज्म क्यों चल रहा है कार्बोहाइड्रेट का, एनर्जी लेने के लिए, लेकिन यहाँ तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो ये प्रोसेस चलती क्यों है। सो दिस प्रोसेस इज गोइंग बिकॉज हमारे को क्या मिल रहा है यहाँ से, एक तो राइबोज शुगर मिल रहा है और एक NADPH मिल रहा है। बट राइबोज शुगर का तो आप बोलोगे कि समझ में आ रहा है, ठीक है, पेंटोज शुगर हमारे बॉडी में न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगी, ATP बनाएगी, ADP बनाएगी, हमारी बॉडी में NAD FAD+, इन सब की सिंथेसिस में काम में आएगा। बट NADPH का क्या रोल है। सो NADPH बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, एंड बिलीव मी इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि इसके बिना आप शायद जिंदा भी नहीं रह सकते। लेट्स सी, तो NADPH का जो पहला सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये फ्री रेडिकल्स की स्कैवेंजिंग करता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी स्कैवेंजिंग करता है। अब आप पूछेंगे कि फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस क्यों होते हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ETS जो भी आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, तो वो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट चलता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 से 2 3, देन फाइनली कॉम्प्लेक्स 4 के पास आते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये कॉम्प्लेक्स 4 जो है फाइनली ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है, पर बोला जाता है कि ये वाली जो प्रोसेस है ये एक इम्परफेक्ट प्रोसेस होती है, यानी कि कंप्लीटली कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर सही से नहीं हो पाता, और कई बार जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो पाते इसके कारण फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं और इससे बनता है सुपर ऑक्साइड रेडिकल। ये जो सुपर ऑक्साइड रेडिकल है ये हाईली अनस्टेबल है एंड ये रिएक्ट करता है लिपिड मेम्ब्रेन्स के साथ, लिपिड प्रोटीन और इन सब का ऑक्सीडेशन कर देता है, एंड फाइनली जो है बहुत सारी सेल्स स्पेशली जैसे कि RBC की सेल्स जो है इनकी इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रह पाती और ये लाइसिस हो जाती है। एंड सपोज यदि आपकी सारी RBC की लाइसिस हो जाए तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये पाथवे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन रेडिकल्स की स्कैवेंजिंग करता है NADPH। अब आप बोलेंगे कि स्कैवेंजिंग कैसे, तो बेसिकली एक एंजाइम होता है आपके पास ग्लूटाथायोन एक कंपाउंड होता है, नॉट एन एंजाइम, ग्लूटाथायोन। ये जो ग्लूटाथायोन जो है ये क्या करता है, ये किसकी ये जो सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स हैं इन रेडिकल्स की स्कैवेंजिंग के काम में आता है ग्लूटाथायोन जो है, और ये ग्लूटाथायोन जो है ये इसकी स्कैवेंजिंग के अंदर काम में आता है। और इस ग्लूटाथायोन को हाइड्रोजन प्रोवाइड करने, लेकिन जो है ये ग्लूटाथायोन जो है खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसकी रिड्यूस फॉर्म GSH होती है और ये इसकी जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है वो GSSG होती है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इनसे। तो अब ये जो खुद, क्योंकि इसने क्या किया, रेडिकल को स्कैवेंज किया, इसके दौरान ऑब्वियस सी बात है जो किसी को रिड्यूस कर रहा है तो वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्लूटाथायोन है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, एंड ग्लूटाथायोन जब ऑक्सीडाइज होता है तो इसको वापस रिड्यूस करवाने का काम कौन करता है, NADPH इसको वापस हाइड्रोजन देता है और इसकी ओरिजिनल फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म में लेके आता है, ताकि और जो फिर फर्दर आपके पास सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स आ रहे हैं उनको वापस रिड्यूस किया जा सके। तो सबसे पहला काम है इसका फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग का। देन दूसरा, कीप आयरन इन द रिड्यूस्ड फॉर्म।
यानी कि प्रिवेंट मिथमोग्लोबिन फॉर्मेशन। यदि आयरन जो है वो +2 फॉर्म में रहता है हीमोग्लोबिन के अंदर, लेकिन यदि +3 में हो जाए तो उसको हम बोलते हैं मिथमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को मिथमोग्लोबिन बोलते हैं। ये मिथमोग्लोबिन जो है हमारे लिए सही नहीं है। ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से फिर बाइंड नहीं कर पाती। क्योंकि यदि आपने कंपाउंड केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो केमिकल बॉन्डिंग में वहाँ पे वो वाला प्रोसेस पढ़ी होगी, इसमें बॉक्सेस में आपने जो है इलेक्ट्रॉन्स की जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं तो वो उसी हिसाब से जो है वो उनके जितने भी आसपास के जो कंपाउंड्स होते हैं वो उनसे अटैच होते हैं। मतलब आसपास एक कंपाउंड तभी बनता है जब कोऑर्डिनेशन ली वो करेक्ट हो। तो यहाँ पे मिथमोग्लोबिन जो है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जाने के कारण ये इनकी बाइंडिंग सही से नहीं हो पाती और इसके कारण जो है मिथमोग्लोबिन फॉर्मेशन जो है हम प्रिवेंट करते हैं। और इसका प्रिवेंशन का काम भी किसका है? NADPH का, बाई इट्स रिडक्शन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिडक्टिव बायोसिंथेसिस। रिडक्टिव बायोसिंथेसिस यानी कि बहुत सारे जैसे कि फैटी एसिड्स हैं। फैटी एसिड्स किससे बनते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनते हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से जो है जब फैटी एसिड्स बनाए जाते हैं तो यहाँ पे रिडक्शन की प्रोसेस की ज़रूरत होती है। यहाँ पे 2 एंजाइम्स होते हैं, कीटो और इनोइल रिडक्टेज, कीटो एसाइल रिडक्टेज एंड इनोइल रिडक्टेज। आप फैटी एसिड में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। 2 एंजाइम्स काम में आते हैं, कीटो एसाइल रिडक्टेज एंड इनोइल रिडक्टेज। ये दोनों जो एंजाइम्स होते हैं इन दोनों ही एंजाइम्स को जो है हाइड्रोजन जो सप्लाई करने वाला है वो है NADPH। तो बेसिकली 3 काम जो है वो मेन इंपॉर्टेंट काम है। पहला, फ्री रेडिकल्स की स्कैवेंजिंग करता है बाय इट्स रिडक्शन प्रॉपर्टी। ग्लूटाथायोन को वापस ऑक्सीडाइज फॉर्म में लाने का काम करता है, रिड्यूस फॉर्म में लाने का काम करता है। दूसरा इसका काम है कि मिथमोग्लोबिन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। एंड देन तीसरा काम है कि फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड्स की रिडक्टिव जो सिंथेसिस होती है उसमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है टू द कीटोइनोल एंड कीटोसाइल एंड इनोइल रिडक्टेज एंजाइम्स। ये 3 इसके NADPH के रोल हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्यों HMP पाथवे हमारी बॉडी में चल रहा है, क्योंकि HMP पाथवे जो है राइबोज और NADPH प्रोड्यूस करता है और इनका अपना क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। दैट्स व्हाई दिस HMP पाथवे हैज़ इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। देन राइबो शुगर के आपको पता ही है, राइबो शुगर के 5 कार्बन के जितने भी शुगर्स हैं उन सब के अंदर जिन के अंदर है उनको बनाने में हेल्प करता है। सो दिस इज अबाउट द एप्लीकेशन क्वेश्चन। नाउ व्हाई इट इज़ कॉल्ड संट पाथवे। इसको संट पाथवे क्यों कहते हैं? ऐसा क्या है इसमें कि इसको संट पाथवे कहते हैं? तो संट पाथवे कहने का पीछे का लॉजिक ये है कि ये पैरेलल में चलता है, ठीक है। ये संट में चलता है इन द ग्लाइकोलाइसिस के, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? संट पाथवे बोला जाता है, ठीक। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से इधर आ गया ना, वो उधर चल रहा था, तो ये संट में चलता है इसलिए इसको संट पाथवे बोला जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशियंसी। मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो पहला एंजाइम है इसको आप अच्छे से रट लेना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ये जो एंजाइम होता है ना, ग्लूकोज 6PD, आपसे हर बार वाइवा में पूछा जाता है, बिलीव मी, और बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में तो आएगा ही, लेकिन वाइवा में भी हर आपके पास एग्जामिनर जो है वो इससे जरूर क्वेश्चन पूछता है। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशियंसी से क्या होता है? तो यदि आपने इसके एप्लीकेशन अच्छे से सुने होंगे तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। यदि आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डिफिशियंसी हो गई, ग्लूकोज 6PD जो एंजाइम है उसकी डिफिशियंसी होगी, तो पहली प्रोसेस नहीं चलेगी HMP की, एंड HMP नहीं चलेगा। HMP नहीं चला तो उसके कारण NADPH प्रोड्यूस नहीं होगा, और NADPH प्रोड्यूस नहीं हुआ तो फ्री रेडिकल्स की स्कैवेंजिंग कोई नहीं करेगा, तो फ्री रेडिकल्स बढ़ जाएंगे और RBC की मेम्ब्रेन की लाइसिस कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा? अनीमिया हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा लाइसिस हुई तो उसके कारण जो है बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा, दैट्स लीडिंग टू जॉन्डिस। तो अनीमिया एंड जॉन्डिस जैसी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी यदि NADPH की डिफिशियंसी होगी, और साथ साथ में मिथमोग्लोबिनीमिया भी हो जाएगा। दिस इज अबाउट ग्लूकोज 6PD डिफिशियंसी। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे हमने स्टार्ट किया था वो क्वेश्चन था कि सल्फा ड्रग्स जो हैं, वो प्रीमाक्वीन का नाम लिया था हमने, वो सल्फा ड्रग्स एंड प्रीमाक्वीन जो हैं ये कौन से पेशेंट्स को नहीं दिए जाने चाहिए? तो एक्चुअली में जिन पेशेंट्स के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6PD की डिफिशियंसी है उन पेशेंट्स को जो है ये प्रीमाक्वीन एंड सल्फा ड्रग्स जो हैं ये नहीं दी जानी चाहिए। और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये खुद जो ड्रग्स हैं ये खुद इटसेल्फ जो हैं ये कैसी ड्रग्स हैं? ये ऑक्सीडेटिव ड्रग्स हैं, ये खुद ऑक्सीडेटिव ड्रग्स हैं। ये खुद जो है वो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो जनरेट करवाएंगे, और यदि फ्री रेडिकल्स जनरेट होने लग गए तो पहले से उनके पास फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा थे, अब जो है ग्लूकोज 6PD डिफिशियंसी की जो सिम्टम्स हैं वो प्रेसिपिटेट होने लगेंगे। तो ये ग्लूकोज 6PD डिफिशियंसी के जो सिम्टम्स हैं उनको क्या करते हैं?
यहाँ पे प्रेसिपिटेट करने का काम करते हैं, इसलिए सल्फर ड्रग्स एंड प्रीमाक्विन के जो है वो उन पेशेंट्स में नहीं दी जानी चाहिए जिनके अंदर इस एंजाइम का डिफेक्ट है। दिस इज द कंप्लीट वीडियो अबाउट द HMP पाथवे। यदि आपको इतना आता है तो बिलीव मी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो। मिलते हैं अगले बायोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के साथ।